आज हम बात करने वाले अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक वही है जो कि स्नेल का नियम था। स्नेल का नियम क्या था? आपतन कोण मतलब आई की ज्या और अपवर्तन कोण मतलब आर की ज्या, ज्या का मतलब साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को क्या कहते हैं? बेसिकली आपका अपवर्तनांक कहते हैं। ये था। तो यदि अपवर्तनांक की डेफिनेशन पूछता है तो क्या बोलोगे आप? परिभाषा ऐसे बना सकते हो कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है? आपका अपवर्तनांक कहलाता है। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब बेसिकली जो अपवर्तनांक होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक और एक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बेसिकली इसे यदि मुझे समझाना है तो आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ देखो, सबसे पहले जो अपवर्तनांक होता है उसे सामान्यतः एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एन दिया है, आपको एन ही मानना पड़ेगा। तो बेसिकली अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं। यदि N12 लिखा है तो इसे कैसे पढ़ा जाता है? सबसे पहले ये समझो। यदि आपके पास N21 लिखा है तो इसे कैसे पढ़ा जाता है वो समझो, तब आप अच्छे समझ पाओगे। और देखो, N12 का मतलब होता है माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। क्या होता है? N12 का मतलब क्या होता है? माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। N21 का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं N56, क्या बात करूं? N56, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माध्यम 5 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 6 के सापेक्ष। हाँ, N56 का मतलब क्या होता है? माध्यम 5 का अपवर्तनांक 6 के सापेक्ष। N21 का मतलब क्या होता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। और N12 का मतलब क्या होता है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। सबसे पहली बात तो ये समझो। अब जैसे कि यदि मैं पूछ लिया N45, इसका मतलब क्या होगा? माध्यम 4 का अपवर्तनांक 5 के सापेक्ष। हाँ, ऐसा। तो बेसिकली ये होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है ये आपका? सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जब हम आपका अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष निकालते हैं, जब हम किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो यहां पर हम आपके माध्यम 4 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? माध्यम 5 के सापेक्ष। यहां पर हम आपका माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? माध्यम 2 के सापेक्ष। यहां पर हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? माध्यम 1 के सापेक्ष। और यहां पर हम माध्यम 5 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? माध्यम 6 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, जब हम किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब समझना निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझने के लिए N1 है, N1। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? माध्यम एक का अपवर्तनांक। अब बताओ 1 के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है मतलब कि कुछ नहीं के सापेक्ष, कुछ नहीं के सापेक्ष, है ना। N1 का मतलब क्या हो जाएगा? देखो जैसे N45 माध्यम 4 का अपवर्तनांक 5 के सापेक्ष जो बाद में आता है, वैसे N1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक, 1 के बाद में कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक कुछ नहीं के सापेक्ष। और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? आपका निर्वात। कुछ नहीं के मतलब क्या होता है? निर्वात, जहां पर कुछ भी ना हो। तो इसका मतलब क्या होता है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। क्या होता है? माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। वैसे यदि मैं N2 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कुछ नहीं, 2 के बाद में कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं के सापेक्ष, और कुछ नहीं का मतलब होता है निर्वात के सापेक्ष। अब
यहां पर हम जो माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष। तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक जब किसके सापेक्ष निकालते हैं, निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं, तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, हम आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं बेसिकली। अब ये जो है ना माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं आपका माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सीधे सीधे आप ये भी लिख सकते हो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, बात वही है। या तो आप ऐसा लिख लो माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, या माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे आप कैसे लिख सकते हो, माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, या माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिख सकते हो, माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली यदि कहीं पर आपको कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा है। जैसे आपको बस उसने माध्यम एक दे दिया है, माध्यम एक दे दिया है और उसके अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वो किस अपवर्तनांक की बात कर रहा है, आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात ही कर रहा है। मतलब कि उसने माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दे दिया है। लेकिन यदि n12 मिला आपको, लेकिन कहीं पे यदि वो आपको बोल रहा है माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष, इसका मतलब क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है बेसिकली। तो ये क्या हो गया आपका अपवर्तनांक, साइन अपॉन साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। दो प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। और जब एक माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो n12 का मतलब क्या होता है, आपका माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष होता है। n12 का मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष। अब बेसिकली n12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माध्यम दो में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ऐसा आप लिख सकते हो। जो आपका n12 है, इसे लिखने का पहला तरीका क्या होगा, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। और दूसरा तरीका क्या होगा, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, मतलब जो बाद में आ रहा है वो पर आएगा, डिवाइड बाय माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 और माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1। तो n12 का मान जहां तक v2 अपॉन v1 भी आप मान सकते हो। अब ऐसी यदि मुझे n21 मिला, क्या मिला, n21 मिला, इसका मतलब क्या होगा, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। और हम क्या लिख सकते हैं, माध्यम एक में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम दो में प्रकाश की चाल, लिख सकते हैं ऐसा। अब जो बाद में आ रहा है उसे ऊपर कर देना और जो पहले आ रहा है उसे नीचे कर देना। माध्यम एक में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v1 और माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब यदि मुझे n1 लिखना हो तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, देखो n1 का मतलब होता है माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, या माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये होता है मतलब। अब यदि मुझे इसे चाल की फॉर्म में लिखना तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जो आपका बाद में आता है, देखो 1 बाद में आ रहा था, 2 बाद में आ रहा था, तो 2 में प्रकाश की चाल देखिए ऊपर, 1 में प्रकाश की चाल देखिए ऊपर। अब यहां पर बाद में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, हाँ, डिवाइड बाय, फिर कि नीचे क्या आता है, जो आपका पहले रहता है, पहले क्या है आपका एक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम एक में प्रकाश की चाल। यदि मैं n2 का मतलब पूछूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम दो में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी, जिसका मान कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है। अब डिवाइड बाय, फिर क्या आएगा आपका, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, जिसे मैं क्या मान लेता हूं v2। तो n2 का मान कितना हो जाएगा, c/v2
V2। उसी प्रकार से N1 का मान कितना हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है C डिवाइड बाय माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपकी V1। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मानते हैं हम, C मानते हैं। तो अब इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यदि मैं N12 करूं, N12 बेसिकली N12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका V2/V1 या माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष होता है। अब यदि मैं क्या करूं N1/N2 करूं, ये हमारा कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिकल वाला। हम अब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ी चीज आपको मालूम चलेगी। अब हम क्या करते हैं, जो आपका N1 है वो क्या है, माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष या माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उसमें भाग लगाते हैं माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक में। तो बेसिकली क्या होगा देखते हैं। देखो N1 की वैल्यू कितनी होती है C/V1, N1 की वैल्यू होती है C/V1, N2 की वैल्यू कितनी होती है C/V2। निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम एक में प्रकाश की चाल, N2 का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो N1/N2 का मतलब कितना हो जाएगा C/V1 डिवाइड बाय C/V2 हो जाएगा। अब बेसिकली इसे कैसे लिख सकते हैं, C/V1 इंटू V2/C। ये आपका जब ऊपर आएगा तो V2 पर आ जाएगा और C आपका नीचे हो जाएगा। अब देखो C से C क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V2/V1, और V2/V1 क्या होता है आपका N12। V2/V1 क्या होता है N12, पढ़े थे ना V2/V1। जो आपका बाद में आ रहा है उसकी प्रकाश की चाल ऊपर आती है, और जो आपका पहले आता है उसकी प्रकाश की चाल नीचे आती है। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है कि यदि आप पहले माध्यम का क्या लेते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लेते हो और उसका भाग लगाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, मतलब N12 की वैल्यू। उसी प्रकार से बता सकते हो N2/N1 क्या हो जाएगा। देखो N2 की वैल्यू कितनी होती है C/V2 डिवाइड बाय N1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी C/V1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C/V2 इंटू V1/C। C से C क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और बेसिकली क्या आ जाएगा आपका V1/V2, और V1/V2 क्या होता है आपका N21, क्या होता है आपका बेसिकली N21 होता है। तो यदि मुझे N21 की वैल्यू निकालना हो, लेकिन यदि एग्जाम में मुझे N1 की वैल्यू दी है, N2 की वैल्यू दी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस N1 का जो मान दिया है N2 का जो मान दिया है उसका क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। इस बात को अच्छे से याद रखना कि उसने बोल दिया कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना इतना है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना इतना है, और आपको ज्ञात करना है माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ये माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष अब कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला मालूम है V2/V1। अब V2 का मान भी नहीं दिया, V1 का मान भी नहीं दिया है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल भी नहीं दी, माध्यम एक में प्रकाश की चाल नहीं दी है, कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, उसने N1 N2 का मान दिया है, बस भाग लगा दो, आपको N12 का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से बता सकते हो कि यदि मैं लगाऊं N5/N6 का भाग, तो आपको क्या मिलेगा आंसर N56 मिलेगा। जैसे N2/N1 का मान क्या रहता है N21, N1/N2 का मान कितना आता है आपका N12। उसी प्रकार से N5 क्या हुआ N6, ये 6 नहीं है N6 है, इसका मान कितना आ जाएगा आपका N56 आ जाएगा। इतना बात आई समझ में। हाँ बेसिकली ये आपको समझना जरूरी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन में बोलेगा कि एक माध्यम है, जलीय माध्यम है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 3 है पहली बात, और एक आपका वायु माध्यम है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 है, और बोल देगा कि आप जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अब आप बैठने में सोच जाओगे कि माध्यम एक का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है V2/V1। अब V2 होता है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब आप वायु या जल किसी को भी मान लो, जल में प्रकाश की चाल वो भी नहीं मालूम, वायु में प्रकाश की चाल वो भी नहीं मालूम, दिया भी नहीं क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर फंस जाओगे, फंसना नहीं है, उसने आपको N1 की वैल्यू दी है और N2 की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी, N1 और N2 की वैल्यू दी, कितनी दी है 3 और 2 दी है, बस 3 और 2 का भाग लगा देना, आपका माध्यम एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष आएगा, मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बेसिकली
अपवर्तनांक से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको सीधे पूछेगा अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार बताइए, ये क्वेश्चन आएगा, या तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। और बेसिकली पूरे क्लास 12 फिजिक्स में यदि आपको न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न जहां से सबसे ज्यादा आते हैं तो वो है चैप्टर नंबर 9।